हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस सब्जेक्ट, और सोशल साइंस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। आगे बात समझ में। और हिस्ट्री में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने इस फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप इस फर्स्ट चैप्टर को भी देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। कौन सा? हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल 1206 एडी टू 1856 एडी, सॉरी 1857 एडी। यानी कि 1206 से 1857 के बीच में जितने भी स्ट्रगल हुए हैं और जितनी भी डायनेस्टियों ने रूल किया है हमारे भारत में, उन सभी के बारे में हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। आ गई बात समझ में? वापस बताता हूँ। यानी कि 1206 से, कब से? 1206 से लगाकर 1857 के बीच में जितने भी स्ट्रगल हुए हैं उनको, और जितनी भी डायनेस्टियों ने रूल किया है हमारे भारत में, उन सभी के बारे में हम इस सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और आगे बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन रहने वाला है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंशियंट हिस्ट्री में हम कौन सा समय पढ़ते हैं। तो शुरुआत से लगाकर 1206 के बीच में जो हम पढ़ते हैं वो हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और 1206 एडी से लगाकर 1856 एडी के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी स्ट्रगल हुए हैं, जितनी भी डायनेस्टियों ने रूल किया है, वो हम पढ़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। तो इससे आपको आज समझ में आ गया होगा कि आज हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली थी। शुरुआत से लगाकर 1206 तक जितनी भी डायनेस्टी ने रूल किया है, जितने भी स्ट्रगल हुए थे, जितने भी इन्वेंशन हुए थे, वो सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे अब मिडिवल हिस्ट्री, जो कि 1206 से लगाकर 1857 तक देखेंगे कि इस समय के बीच में कौन कौन से स्ट्रगल हुए हैं, कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया है, कौन कौन से जो इन्वेडर्स थे इन्होंने हमारे भारत में अटैक किया है। आगे बात समझ में। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इन्वेडर्स होते हैं, यानी कि जो आक्रमणकारी होते हैं, हम कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि विदेशी आक्रमणकारी, वो हमारे इंडिया में आक्रमण क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, ये मैं आपको बता दूं पहले। कि आप बार बार सुनेंगे कि अरब की तरफ से आक्रमण हुआ, तुर्किश की तरफ से आक्रमण हुआ, ये उसकी तरफ से, उसकी तरफ से, ये बार बार आक्रमण आक्रमण आएगा कि इन्होंने आक्रमण किया इंडिया में। तो ये क्यों किया आक्रमण? आक्रमण करने के क्या मकसद है, क्या कारण है? आगे बात समझ में। क्या कारण है, इंडिया में क्यों अटैक करते हैं, इन पर अटैक करने का क्या कारण है भारत में? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो इन्वेडर्स होते हैं इनकी यह इच्छा होती है कि भारत को लूटना। क्या करना? भारत को खोखला करना। यहाँ पर जितना भी सोना है, यहाँ पर जितने भी खाने की चीज़ें हैं, यहाँ पर जितनी भी पहनने की चीज़ें हैं, जितना भी कुछ भी है, यहाँ से सब लूट के अपने देशों में ले जाना। अरब की तरफ से इन्वेशन हुआ है तो ये अरब वाला चाहेगा कि मैं भारत को लूट लूँ और यहाँ पर जितना भी कुछ है वो सब मैं अरब में लेके चला जाऊँ। तुर्किश वाला चाहता है कि मैं भारत को लूटूं और भारत में जितना कुछ भी है वो मैं तुर्किश लेके आ जाऊं। तो सभी इन्वेडर्स की अलग अलग सोच होती है। ठीक है, तो ये सब यही चाहते हैं कि हम इस भारत को लूटें। ये सब हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में। यानी कि 1206 से 1857 के बीच की बात करें, 1857 के बीच में बात कर रहे हैं कि ये जो सब आक्रमणकारी होते हैं इनके क्या मकसद होते हैं। तो इन सभी के मकसद होते हैं इंडिया को लूटना, इंडिया को खोखला करना। यहाँ पर जितना भी सोना चांदी, यहाँ पर जितनी भी खाने की वस्तुएं हैं वो अपने अपने देशों में ले जाना। तो ये इनका मेन मोटिव होता है, मेन एम होता है। बट एक महमूद गोरी थे, जो कि एक तुर्किश जो कंट्री है उसके जो रहने वाले थे, महमूद गोरी। कौन? महमूद गोरी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी इच्छा सिर्फ भारत को लूटना ही नहीं थी। आगे बात समझ में। जो महमूद गोरी थे, जो कि तुर्किश के रहने वाले थे, इनको तुर्किश की तरफ से ये जो महमूद गोरी थे, इनकी इच्छा सिर्फ भारत को लूटना ही नहीं थी। जो भारत है इसको लूटना ही नहीं थी, बल्कि इनकी इच्छा थी कि भारत में अपना जो तुर्किश में जो राज चल रहा है वो भारत में भी चलाओ, सिर्फ उसको लूटो नहीं। यहाँ का जो तुर्किश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जितना भी जो सिस्टम है
वो ऐसा का ऐसा भारत में चलाओ और भारत पर राज करो, यानी कि अपना रूल स्टेबलाइज करो भारत पर। ये इच्छा थी मोहम्मद गोरी की। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा सोचा। बाकी जितने भी थे जो गजनी के जो महमूद थे, और ये ऐसे जितने भी छोटे छोटे अरब की तरफ से और जो तुर्किश की तरफ से जो इन्वेडर्स थे, वो सिर्फ भारत को लूटना चाहते थे। बट जो मोहम्मद गोरी थे, इनकी इच्छा थी कि भारत को लूटने के साथ साथ में अपना जो रूल चलता है, हमारे तुर्किश का रूल वगैरह, वो उस भारत में भी चलाना। जो सिस्टम है तुर्किश में, जो सिस्टम चलता है, वो इंडिया में भी चलाना। और अब तो इंडिया पर राज करना है, सिर्फ लूटना नहीं है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि महमूद गोरी की क्या इच्छा थी। महमूद गोरी की इच्छा थी कि सिर्फ भारत को लूटना ही नहीं है, वहाँ पर अपना राज भी फैलाना है, अपने रूल को भी स्टेबलाइज करना है। आगे बात समझ में। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो फॉरेन इन्वेडर्स अटैक इंडिया सेवरल टाइम्स, इंडियंस डिफीटेड द अरेबियंस एंड मुस्लिम्स इन्वेडर्स एंड केप्ट देम अवे फ्रॉम द कंट्री इन द बिगिनिंग। यानी कि जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स का मतलब होता है कि विदेशी आक्रमणकारी। जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं, चाहे वो अरब की तरफ से हो, चाहे वो तुर्किश की तरफ से हो, चाहे कौन से भी देश से हो, कौन से भी, आगे बात समझ में, कौन से भी देश से हो। तो जो ये फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, विदेशी आक्रमणकारी, इन्होंने कई बार भारत पर अटैक किए हैं। आगे बात समझ में, कई बार भारत पर अटैक किए हैं। और जो हमारे भारतीय हैं, इन्होंने कई बार इन फॉरेन इन्वेडर्स को हराया भी है। आगे बात समझ में। जो कि फॉरेन इन्वेडर्स या तो अरेबियंस हो सकते हैं या मुस्लिम्स हो सकते हैं। आगे बात समझ में। या तो वो अरेबियंस इन्वेडर हो सकते हैं या वो मुस्लिम इन्वेडर्स हो सकते हैं, जिनको हमारे भारतीय ने कई बार हराया है। ठीक है। और इनको हमारी कंट्री में घुसने से दूर रखा है, इनको घुसने नहीं दिया अरेबियंस और मुस्लिम को शुरुआत में। बट बाद में ये धीरे धीरे इन मुस्लिम इन्वेडर्स और जो अरेबियंस इन्वेडर्स थे, वो हमारी कंट्री में घुस गए थे। आगे बात समझ में। बट हमारे जो भारतीय थे, इन्होंने शुरुआत में बहुत कोशिश की इन इन्वेडर्स को, आक्रमणकारियों को दूर रखने की। बट ये चालाकी से हमारे भारत में सेना के द्वारा घुस गए। आगे बात समझ में कि हमारे भारतीय जो थे, इन्होंने शुरुआत में तो इन इन्वेडर्स को दूर रखा हमारी कंट्री से। बट ये बाद में धीरे धीरे जो थे वो भारत में आ गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अरब की तरफ से कौन सा इन्वेंशन हुआ था। आगे बात समझ में। हम पढ़ रहे हैं मीडिवल हिस्ट्री में, तो मीडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मीडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे जो अरब की तरफ से इन्वेंशन हुए थे उनको, और जो तुर्किश की तरफ से जो इन्वेंशन हुए थे उनको, और दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में। ठीक है। तो इन सभी को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम अरब इन्वेंशन इन इंडिया, यानी कि अरब की तरफ से कौन कौन से आक्रमण हुए हैं हमारे भारत में। तो अरब की तरफ से चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट मेरीटाइम अटैक फ्रॉम द अरब हैपन ऑन थाने ड्यूरिंग द अमर खलीफा in 636 AD. It is mentioned in the book फुतूह अल बुल्दान। यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो समुद्री अटैक हुआ था, समुद्री अटैक या मैरीटाइम यानी कि समुद्री जो अटैक हुआ था, वो अरब की तरफ से फर्स्ट में थाने में हुआ था। आगे बात समझ में। यानी कि हम अरब की आक्रमण पढ़ रहे हैं, तो अरब की तरफ से जो पहला फर्स्ट अटैक हुआ था वो थाने पर हुआ था। कहाँ पर? थाने कहाँ है? तो मुंबई के पास में एक थाने नाम की जगह है। वहाँ पर फर्स्ट टाइम अरब की तरफ से अटैक हुआ था। अरब क्या है? अरब एक कंट्री है, तो उसकी तरफ से फर्स्ट इंडिया में अटैक कहाँ हुआ? थाने में हुआ। कब हुआ? तो 636 ईस्वी में हुआ। तो उस समय इस थाने वाले जो क्षेत्र है, इस पर कौन रूल कर रहा था? अमर खलीफा। आगे बात समझ में। तो अमर खलीफा के समय में एक अरब की तरफ से इन्वेंशन हुआ था, एक अटैक हुआ कह सकते हैं। तो ये अटैक हुआ था थाने में 636 ईस्वी में। ये हमें किससे पता चलता है कि अरब की तरफ से फर्स्ट इन्वेंशन थाने पर हुआ, और उस समय अमर खलीफा जो थे वो राज कर रहे थे, और ये 636 में हुआ, और ये एक मेरीटाइम अटैक था, यानी कि एक समुद्री अटैक था। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है एक बुक के। आगे बात समझ में। ये सारा एक बुक में लिखा हुआ है जिसका नाम है फुतूह अल बुल्दान।
फुतूह अल बुल्दान एक बुक है जिससे हमें ये सब पता चलता है। तो अब आप समझ गए होंगे। यदि एग्ज़ाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट अरब की तरफ से अटैक कब हुआ, बताओ अरब की तरफ से फर्स्ट अटैक कब हुआ, तो आपको बताना है 636 ईस्वी में। और सेकंड यदि आपको ऐसा भी पूछ ले कि ये अरब की तरफ से जो फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपको बताना थाने में। तो यदि पूछ ले कि अरब की तरफ से जो इन्वेंशन हुआ था उस समय इंडिया में कौन रूल कर रहे थे, तो वो कर रहे थे अमर खलीफा। आगे बात समझ में। ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब हमें किससे पता चलता है, तो ये पता चलता है फुतूह अल बुल्दान, इस बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में। तो सेकंड पढ़ते हैं। Arabians invaded Bedwas and Debal port in Sindh, but these inventions were unsuccessfully। और जो अरेबियंस थे इन्होंने ये फर्स्ट अटैक किया था, ये तो किया ही था, बट इन्होंने जो सिंध नाम की जो जगह है जो कि अभी पाकिस्तान में आती है, तो इस सिंध में जो 2 पोर्ट बने हुए हैं, बेडवास पोर्ट और डेबाल पोर्ट, इन पर भी आक्रमण किए, बट ये आक्रमण अनसक्सेसफुल रहे। ये आक्रमण जो किए थे अरेबियंस ने बेडवास पोर्ट और डेबाल पोर्ट पर ये जो आक्रमण जो थे वो सक्सेस नहीं हुए थे। हमारे इंडियंस ने इन अरेबियंस को हरा दिया और दूर रखा या नहीं आने दिया, ठीक है, इस बेडवास पोर्ट और डेबाल पोर्ट में। आगे बात समझ में। जो बेडवास पोर्ट और डेबाल पोर्ट कहाँ है, तो ये है सिंध में। आगे बात समझ में। एज पर चचनामा अरेबियंस आर्मी कमांडर मुदाहिरा वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द स्ट्रगल ऑफ डेबाल। यानी कि जो डेबाल पोर्ट पर जो स्ट्रगल हुआ था अरेबियंस के बीच में और जो भारतीय थे उनके बीच में, तो इसमें अरेबियंस की तरफ से जो एक कमांडर था, अरेबियंस की तरफ से जो कमांडर था मुदाहिरा। कौन कमांडर था अरेबियंस की तरफ से, जो एक आर्मी कमांडर था मुदाहिरा, उसको हरा दिया और उसको मार दिया उसी समय। ये कब मारा, कहाँ मारा, तो ये जब इन अरेबियंस ने जब डेबाल पोर्ट पर अटैक किया था। ये डेबाल पोर्ट कहाँ है, तो ये है सिंध में। तो जब डेबाल पोर्ट पर अटैक किया था एक अरेबियंस के कमांडर मुदाहिरा ने, तो इस मुदाहिरा को इस डेबाल पोर्ट के स्ट्रगल में इसको हरा दिया और उसी समय उसको मार दिया। किसको, इस कमांडर मुदाहिरा को। आगे बात समझ में। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो चचनाम जो मुदाहिरा की जो मृत्यु हुई और जो मुदाहिरा हारा है, ठीक है, डेबाल पोर्ट पर, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन कौन सी बुक से मिलती है, किससे मिलती है, तो आपको बताना है चचनामा। आगे बात समझ में। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डेबल पोर्ट पर कौन से कमांडर को मारा, तो आपको बताना है अरेबियंस आर्मी कमांडर मुदाहिरा को मारा डेबाल पोर्ट पर, जो कि कहाँ है, सिंध में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम होते हैं ये भी एक अरब की तरफ से ही आते हैं, यानी कि ये अरब में रहने वाले हैं। ये भी अरब की तरफ से ही अटैक करते हैं मोहम्मद बिन कासिम। तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो एक फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे, यानी कि पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने सिंध को लूटा। इन्वेडेड सिंध यानी कि सिंध को लूटने वाले फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे मोहम्मद बिन कासिम। जो कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के रहने वाले थे, अरब के। तो अरब की तरफ से जो मोहम्मद बिन कासिम ने, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने अरब सिंध को लूटा। और ये कौन थे, मुस्लिम थे। आगे बात समझ में। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर का नाम बताओ जिसने सिंध को लूटा, तो आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम। इन द 712 AD a big battle started between Muhammad bin Qasim and Dahir, and after death of Dahir his family fought bravely. It was fate's battle as per बाबा धुरी। यानी कि इस लाइन में क्या दिया गया है कि 712 ईस्वी में, कब, 712 ईस्वी में एक बड़ी बैटल होती है, बिग बैटल होती है मोहम्मद बिन कासिम किस किस के बीच में होती है। ये बैटल, बड़ी बैटल 712 में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ के होते हैं, ये तो अरब की तरफ से होते हैं। और दाहिर कौन, कहाँ से होते हैं, तो ये होते हैं सिंध की तरफ से, यानी कि किंग होते हैं सिंध के। तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध की तरफ से जो दाहिर होते हैं, इन दोनों के बीच में एक
बैटल होती है, एक युद्ध होता है, बड़ा युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि जो दाहिर होते हैं, जो सिंध के राजा होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, ख़त्म ये। बट इनके ख़त्म होने के बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद में इनकी जो फैमिली होती है वो भी बहुत ही बहादुरता से इस मोहम्मद बिन कासिम के साथ लड़ती है, बट ये अनसक्सेसफुल रहती है। इनकी फैमिली और मोहम्मद बिन कासिम जो होते हैं वो युद्ध में जीत जाते हैं। आगे बात समझ में, जो कि एक मुस्लिम इन्वेडर थे जिन्होंने सिंध पर अटैक किया था। किसको हराया था सिंध में? तो इन्होंने हराया था दाहिर को मार दिया। आगे बात समझ में, तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये बाबा धूरी से पता चलता है। आगे बात समझ में कि ये जो थी वो एक बहुत ही महाभयंकर बैटल थी, फिक्स बैटल, यानी कि एक महाभयंकर युद्ध था। ये हमें पता चलता है बाबा धूरी से। आगे बात समझ में, ये कुछ नहीं है, यहाँ से काट देना। तो हमने क्या पढ़ा? मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे जिन्होंने सिंध को लूटा। सिंध में किसको हराया था और सिंध में किसके साथ लड़ाई की? तो सिंध में दाहिर के साथ लड़ाई की और दाहिर को मार दिया। आगे बात समझ में, ये हमें किससे पता चलता है कि ये एक महाभयंकर युद्ध था? तो ये हमें बाबा धूरी से पता चलता है। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं तुर्किश की तरफ से जो इन्वेंशन हुए थे। इससे पहले हमने पढ़ा था अरब की तरफ से जो इन्वेंशन हुए थे। अरब की तरफ से जो इन्वेंशन हुए थे वो हमने पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे तुर्किश की तरफ से जो इन्वेंशन हुए थे, यानी कि तुर्किश जो कंट्री है उसकी तरफ से कौन कौन से इन्वेंशन हुए थे। तो उसकी तुर्किश की तरफ से जो फर्स्ट इन्वेंशन करने वाले, जो आक्रमण करने वाले जो थे, वो थे महमूद ऑफ गजनी, यानी कि गजनी के महमूद। आगे बात समझ में, ये एक नाम नहीं है। गजनी एक छोटा सा किंगडम है, एक छोटा सा राज्य है अफगानिस्तान का। आगे बात समझ में, तो इसीलिए ये गजनी के रहने वाले हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है महमूद ऑफ गजनी, यानी कि गजनी के महमूद। आगे बात समझ में, जिनका पूरा नाम है महमूद गजनवी। जो ये महमूद हैं इनका पूरा नाम है महमूद गजनवी। तो चलिए फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं महमूद गजनी के बारे में। गजनी वाज स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान, इट वाज रूल्ड बाय तुर्किश फैमिली। यानी कि जो गजनी है वो एक छोटा सा किंगडम है, एक छोटा सा राज्य है। ये कहाँ का है? तो ये है अफगानिस्तान का। आगे बात समझ में, तो अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य है गजनी। आगे बात समझ में, और इस गजनी में कौन रूल करता है? तो तुर्किश फैमिली रूल करती है इस गजनी में। ठीक है। महमूद गजनवी अटैक इंडिया 17 टाइम बिटवीन 1000 AD टू 1025 AD। यानी कि जो महमूद गजनवी होते हैं, महमूद जो गजनवी होते हैं वो 17 बार अटैक करते हैं हमारे भारत में। कितने टाइम? 17 बार अटैक करते हैं। जो कि तुर्किश की तरफ से महमूद गजनवी होते हैं वो हमारे भारत में 17 टाइम अटैक करते हैं, जो कि 1000 ईस्वी से लगाकर 1025 ईस्वी के बीच में करते हैं। आगे बात समझ में, जो कि जो फर्स्ट 17 टाइम अटैक करते हैं उसमें से जो फर्स्ट अटैक करते हैं वो 1001 ईस्वी में करते हैं। 17 अटैक करते हैं और जो फर्स्ट अटैक करते हैं वो 1001 ईस्वी में करते हैं। आगे बात समझ में, महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल एंड आनंदपाल रूलर ऑफ कश्मीर। यानी कि जो महमूद गजनवी होते हैं वो कश्मीर के रूलर जयपाल और आनंदपाल को भी हराते हैं, महमूद गजनवी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नए तुर्किश इन्वेडर के बारे में पढ़ते हैं। तुर्किश इन्वेंशन इन इंडिया, यानी कि तुर्किश की तरफ से अब नया कौन है जिसने कि आक्रमण किया था? वो है महमूद गोरी। आगे बात समझ में, फर्स्ट में तुर्किश की तरफ से करने वाला कौन था? महमूद ऑफ गजनवी या गजनी। सेकंड महमूद गोरी। तो ये जो पहले जो जितने भी हमने अरब की तरफ से जो इन्वेडर्स देखे थे, जो जैसे कि हो गए मोहम्मद बिन कासिम, और जो तुर्किश की तरफ से जो महमूद ऑफ गजनवी, ये जो सब थे, इनका सिर्फ जो एम था वो था कि भारत को लूटना, यानी कि इंडिया को लूटना। इनका ऐसा कुछ भी मतलब कि मकसद नहीं था कि भारत में रूल करना। आगे बात समझ में, इन सभी का क्या मकसद था? सिर्फ भारत को लूटना। बट जो अब जो तुर्किश इन्वेडर आते हैं नए महमूद गोरी, इनका जो एम था वो था कि इंडिया को लूटने के साथ साथ में इसमें अपना राज जमाना, यानी कि अपने रूल को स्टेबलाइज करना भारत में। ठीक है, ये किसका एम होता है? महमूद गोरी का। और ये महमूद गोरी का जो एम होता है ये इसको पूरा भी करते हैं और हमारे भारत में
अपना जो रूल होता है वो भी स्टेबलाइज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार से महमूद गोरी जो है वो भारत को लूटने के साथ साथ में अपना रूल स्टेबलाइज करते हैं। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। देखो फर्स्ट लाइन में आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम एम्पायर को ये जो है वो रियल मुस्लिम एम्पायर के फाउंडर है, यानी कि मुस्लिम एम्पायर को हमारे भारत में फैलाने वाले कौन है या तो फाउंडर कौन है, तो वो है महमूद गोरी। आगे बात समझ में। इससे पहले जितने भी इन्वेडर थे इनका मकसद था भारत को लूटना। इनका मकसद नहीं था कि मुस्लिम रूल को इंडिया में एक्सपेंड करना या यहाँ पर स्टेबलाइज करना। बट जो महमूद गोरी थे इन्होंने मुस्लिम एम्पायर को स्टेबलाइज किया भारत में और इसको एक्सपेंड भी किया, इसीलिए इनको फाउंडर कहा जाता है मुस्लिम एम्पायर का भारत में। कौन? महमूद गोरी। नेक्स्ट लाइन, महमूद गोरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान मेनी टाइम्स। यानी कि जो महमूद गोरी थे वो ऐसा नहीं है कि इंडिया पूरी तरीके से खाली था, इंडिया का जितना भी क्षेत्र है वो पूरी तरीके से खाली था और महमूद गोरी की इच्छा हो गई कि भारत में राज करना। महमूद गोरी आए और इन्होंने डायरेक्ट भारत पर राज कर लिया और मुस्लिम एम्पायर को यहाँ स्टेबलाइज कर दिया, ऐसा नहीं। इंडिया में भी आगे लोग रूल कर रहे थे, जैसे कि आप समझ लो पृथ्वीराज चौहान। तो इन पृथ्वीराज चौहान को जो है वो बहुत सी बैटल में हराया, तब जाके जो ये महमूद गोरी थे वो इस मुस्लिम रूल को इंडिया में स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इन्होंने सोचा और इंडिया में घुस गए और राज करने लग गए, ऐसा नहीं। इंडिया में जो थे उस समय पृथ्वीराज चौहान जो थे वो क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। तो इन महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बहुत सारी बैटल में मैनी टाइम्स जो है इनको हराया और महमूद गोरी ने मुस्लिम एम्पायर भारत में स्टेबलाइज किया। तो देखते हैं कौन कौन सी बैटल्स होती हैं इनके बीच में। तो इन 1191 AD ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। यानी कि जो महमूद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं इनके बीच में जो फर्स्ट बैटल होती है वो होती है तराइन में। ठीक है, तराइन नाम की एक जगह है, वहाँ पर जो फर्स्ट बैटल होती है किस किस के बीच में? महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट बैटल यदि पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच में कहाँ हुई थी, तो फर्स्ट बैटल हुई थी तराइन में। आगे बात समझ में, जिसको कि बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो महमूद गोरी होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं। ये बैटल कब होती है? ये होती है 1191 AD में। क्या होता है? महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फर्स्ट बैटल होती है। इसमें क्या होता है? महमूद गोरी फर्स्ट टाइम हार जाते हैं। वापस 1192 में क्या करते हैं? वापस बैटल होती है, वापस महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल होती है, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं सेकंड टाइम में। और सेकंड टाइम में कौन जीतते हैं? महमूद गोरी। आगे बात समझ में। और महमूद गोरी जो है वो क्या करते हैं? अपना जो रूल है मुस्लिम एम्पायर वो भारत में स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो आगे बात समझ में अब आपको कि 1191 में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान जो थे इन्होंने इस महमूद गोरी को हरा दिया। बट सेकंड टाइम क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो महमूद गोरी से हार गए और महमूद गोरी ने क्या किया? इंडिया में मुस्लिम एम्पायर स्टेबलाइज कर दिया। जो इनका एम था वो इन्होंने पूरा किया। इनका एम क्या था कि मुस्लिम एम्पायर को इंडिया में स्टेबलाइज करना, ना कि इंडिया को खाली लूटना। आगे बात समझ में। तो ये सब कहाँ पर हुई थी बैटल? तो ये हुई थी जो फर्स्ट बैटल हुई थी जिसमें कि महमूद गोरी हारे थे, उस बैटल को क्या कहा जाता है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि ये तराइन में हुई थी। और सेकंड बैटल में, जिस बैटल में महमूद गोरी जीते थे, उसको कहा जाता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, यानी कि इसमें महमूद गोरी जीते थे। और फिर जो महमूद गोरी थे इन्होंने एक लड़ाई और की। इन 1194 AD ही डिफीटेड जयचंद्र द रूलर ऑफ कन्नौज इन द बैटल ऑफ चंदवर। यानी कि जो महमूद गोरी थे, महमूद गोरी ने ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया इसका मतलब पूरा भारत इनका हो गया, पूरे भारत में मुस्लिम एम्पायर रूल स्टेबलाइज हो गया, ऐसा नहीं। छोटे छोटे रूलर और थे, तो इन्होंने एक रूलर और हराया जिसका नाम था जयचंद्र।
ठीक है, क्या नाम था? जयचंद्र, जो कि कहाँ का रूलर था? कन्नौज का रूलर था। इंडिया में कन्नौज का जो रूलर था जयचंद्र, इसको हराया 1194 में महमूद गोरी ने। ठीक है, आगे बात समझ में। तो फर्स्ट क्या हुआ था? फर्स्ट जो बैटल हुई थी 1191 में, वो पृथ्वीराज चौहान और महमूद गोरी के बीच में हुई। फर्स्ट बैटल में तो महमूद गोरी हार गए, बट सेकंड बैटल और हुई थी 1992 में। इन्होंने, महमूद गोरी ने हार नहीं मानी, तो इन्होंने वापस पृथ्वीराज चौहान से महमूद गोरी ने बैटल की। जिस सेकंड बैटल में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए और महमूद गोरी जीत गए। और इनका जो सपना था कि भारत में मुस्लिम एम्पायर को फैलाना या उसको स्टेबलाइज करना, वो इनका पूरा हुआ। बट फिर भी क्या हुआ था कि पूरे भारत पर इन्होंने मुस्लिम एम्पायर जो है वो स्टेबलाइज नहीं कर सके और पूरे भारत पर राज नहीं कर सके। छोटे छोटे और भी रूलर थे जो कि रूल कर रहे थे, तो इन्होंने उनमें से ही एक रूलर और हराया जिसका नाम था जयचंद्र, जो कि कन्नौज में रूल कर रहा था। और वहाँ पर भी इन्होंने फिर मुस्लिम एम्पायर को स्टेबलाइज कर दिया कन्नौज में, इस जयचंद्र रूलर को हराकर। कब हराया जयचंद्र को? तो 1194 में। टोटल 3 बैटल हुई थी महमूद गोरी की। तो देख सकते हैं कि कोई भी ठान ले किसी भी चीज़ को करने की, तो वो पूरी पूरी करके ही रहता है। ठीक है, तो इससे आप सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार से अपने एम को पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी है। ठीक है, जिस प्रकार से महमूद गोरी ने जो है वो सपना देखा था कि मुस्लिम एम्पायर को भारत में फैलाना या उसको स्टेबलाइज करना, तो इन्होंने पूरा किया। यदि आप भी एम रखते हैं कि जो क्लास 10 है इसमें आपको 95 बनाने हैं, 95% बनाने हैं, या 97 बनाने हैं, या 99 बनाने हैं, या 100% बनाने हैं, तो यदि आप अपना लक्ष्य रखते हो तो आप ये हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो अब महमूद गोरी के बारे में और देखते हैं। तो ही मेड कुतुबुद्दीन ऐबक विक्सरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि जो महमूद गोरी होते हैं वो भारत का सूबेदार, यानी कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया मीन्स भारत का सूबेदार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाते हैं महमूद गोरी। कि महमूद गोरी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कह देते हैं कि आप अब इस भारत को संभालो, मैंने इस मुस्लिम एम्पायर को यहाँ पर स्टेबलाइज कर दिया है, अब इसको संभालने का या इसको कंट्रोल करने का काम आप करो। किसको कह देते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि भारत का सूबेदार बना देते हैं महमूद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर क्या होता है? तो इन 1206 AD ही वाज किल्ड बाय समवन विल रिटर्निंग ऑफ गजनी, यानी कि जो महमूद गोरी होते हैं इनको कोई मार देता है जब ये गजनी लौट रहे होते हैं। जब ये गजनी लौट रहे होते हैं 1206 AD में, तब इन महमूद गोरी को कोई मार देता है। बट इनके जो स्लेव थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको नहीं मारते हैं। तो फिर 1206 में इस महमूद गोरी के मरने के बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं वो एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। भारत में नई डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं जिसका नाम होता है स्लेव डायनेस्टी। आगे बात समझ में। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो सूबेदार, भारत का सूबेदार बना देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन? महमूद गोरी। ठीक है, यानी कि महमूद गोरी के हम कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक एक नौकर हो सकते हैं या एक स्लेव हो सकते हैं। और फिर जो महमूद गोरी की डेथ कब होती है? तो महमूद गोरी की डेथ 1206 में जब गजनी लौट रहे होते हैं तब इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो मुस्लिम रूल, इंडिया में जो मुस्लिम रूल है वो कब से स्टार्ट होता है? तो वो होता है 1206 AD में। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, जो कि महमूद गोरी के स्लेव होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं, स्लेव डायनेस्टी। आ गई बात समझ में। अब इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जो महमूद गोरी का जो टॉपिक है इनसे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मुस्लिम एम्पायर के जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो आपको बताना है महमूद गोरी। आगे बात समझ में। ये जो फर्स्ट बैटल हुई थी तराइन की, वो किस किस के बीच में हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसमें कौन जीता, कौन नहीं जीता, कौन हारा, ऐसा आ सकता है। और ऐसा भी आ सकता है कि जो 1194 में किस किस के बीच में बैटल हुई, तो आपको बताना है महमूद गोरी और जयचंद्र के बीच में, इसमें कौन जीता, इसमें महमूद गोरी जीता। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो और पूछा जा सकता है कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की और कब से मुस्लिम रूल जो है वो भारत में स्टार्ट हुआ है, तो वो हुआ है 1206 AD में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ गई बात समझ में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रकार से स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की और
ये तो आप इसमें समझ ही गए होंगे कि कुछ नहीं, महमूद गौरी के मरने के बाद में कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे वो महमूद गौरी के स्लेव थे, तो इन्होंने महमूद गौरी के मरने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी, स्लेव डायनेस्टी। आगे बात समझ में, कुछ इनको जोर नहीं आया, कुछ नहीं करना पड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक को, सारा महमूद गौरी ने ही कर रखा था। इन्होंने तो एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी जिसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। अब इस स्लेव डायनेस्टी को किस किस रूलर ने रूल किया स्लेव डायनेस्टी पर, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे बात समझ में, जो कि दिल्ली सल्तनत के नाम से आएगा वीडियो, जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस सेकंड चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के, या हम कहते हैं कि SST में जितने भी चैप्टर हैं 18, 19, 20, उन सभी के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको नहीं करना आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू डाउनलोड नोट साइंस चैप्टर एंड SST चैप्टर। इसकी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप इसको देखकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।